हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है ना, ठीक है, उसकी कुछ रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपने प्रैक्टिस तो अच्छे से कर ली होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत जो है मुझे जो लगता है मुझे बताना चाहिए वो मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जो है पहले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपसे ना पूछ लेगा रेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, वो होते हैं पहली बात जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, और दूसरी बात यह है कि वो टर्मिनेटिंग अगर नहीं है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो प्लस रिकरिंग होंगे। क्या होंगे? रिकरिंग, मतलब एक जैसी वैल्यू सेम आती रहेगी। ठीक है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। और रेशनल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? और रेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना वो p/q की फॉर्म में लिखते हैं और q जो है उसमें कभी जीरो नहीं होता। सुन रहे हैं मेरी बात? रेशनल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, q कभी जीरो नहीं होता, और p और q जो है इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है जो कभी पॉइंट में नहीं होंगे। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है जैसे 0.3 लिखा है, तो बताइए रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे एक आ जाएगा, इसकी जगह एक जीरो आ गया, तो ये आ गया 3/10। तो ये इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो रेशनल नंबर है। देखो, आपको मेन ना अब ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप ये याद रख लोगे ना इरेशनल कौन से हैं, तो आप आराम से पता लगा लोगे कि रेशनल कौन से हैं। देखिए, इरेशनल के लिए जो स्टेटमेंट लिखी आती है ना वो याद रखना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग ATING। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं लिख रहा समझ में नहीं आ रहा तो बोल रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग। देखो उसमें क्या था, रेशनल में क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग भी था ना, इसमें नॉन रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब एक जैसी रकम कभी नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए 0.43434343 चलता जा रहा है। अब आप बता सकते हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है? देखिए, अगर सेम सेम आ रहा है तो मैं इस पर बार लगा सकता हूँ, और जिस पर बार लग सकता है ना उसे हम रेशनल ही कहेंगे। ठीक है, अब इरेशनल सुन लो, जो पाई है ना वो इरेशनल है, जो भी रकम रूट में है वो इरेशनल है। सुन रहे मेरी बात? आप अब मुझे बताइए कि 25 इरेशनल है। इरेशनल मतलब आई से याद रखना। ठीक है, अब बताइए जो 25 है ये इरेशनल है या रेशनल है? देखिए 25 का रूट होता है ना 5, बाहर निकल गया ना, तो इसलिए इसको हम जो है रेशनल बोलेंगे। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब आप आगे देखिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो इरेशनल होते हैं वो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब वो उस पर कभी बार नहीं लिख सकता। तो जैसे इसका एग्जांपल 4 3 इस तरीके से आप देखेंगे ना, ये सेम सेम नहीं आ रहे ना, तो ये इरेशनल है। जैसे 0.01 आप देखो, और देखो अगर मैंने यहाँ पर ये डॉट नहीं लगाया, ये वाला डॉट नहीं लगाया तो अब ये रेशनल है। क्या है? रेशनल। जैसे ही डॉट लगा दूंगा तो मतलब ये चलता जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इरेशनल। ठीक है, अब आप बताइए ये क्या है? 0.50 और डॉट डॉट डॉट। जल्दी बताइए क्या है ये बच्चों? ये है रेशनल। क्यों रेशनल है? क्योंकि ये सेम सेम है ना। ठीक है, जब सेम सेम होता है तो उस पर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि जितना सेम सेम आ रहा है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं, और जिस पर बार लग जाएगा वो p/q की फॉर्म में होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो है तो बहुत सारा कोर्स, अब एक क्लास में कैसे पूरा हो
है ना। तो मैं थोड़ा थोड़ा बताने की आपको कोशिश करूँगा कि थोड़ी बहुत मेरी तरफ से हेल्प हो जाए। अब बताइए, क्या जीरो नेचुरल नंबर है? जीरो क्या नेचुरल नंबर है? देखिए जीरो जो है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं ना वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, एन फॉर नेचुरल, ठीक है। बताओ ये ट्रू है फॉल्स है? अगर जितने भी सब नेचुरल है, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, इधर जितने भी सब नेचुरल हैं सबके सब होल नंबर होते हैं। बताओ ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर जो है ना वो जीरो से स्टार्ट है। होल के बाद एक तो फालतू है ना जीरो, तो इसलिए जितने भी सब नेचुरल नंबर होते हैं उनको होल नंबर तो कह सकते हैं। लेकिन क्या जितने भी होल नंबर होते हैं, ऑल होल नंबर आर नेचुरल? जल्दी बताइए कि जितने भी होल नंबर होते हैं उनको हम नेचुरल कह सकते हैं? बताइए। देखिए ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो जो है ना वो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नहीं है। तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स वाले भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। √6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √8 से, तो क्या आंसर आएगा? देखिए जब रूट में लिखा हुआ है ना तो दोनों को हम एक ही के अंदर लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो। अगर मल्टीप्लाई है तो दोनों को हम एक के अंदर ही लिख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मैं क्या बता रहा हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर कर देने हैं। क्या कर देना? प्राइम फैक्टर। 6 का क्या होता है? 3 2 जा 6 होता है। 8 का क्या होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दो में से एक बाहर निकाल लेना है। तो दो में से, इन दो में से एक बाहर आ गया, दो, इन दो में से एक दो बाहर आ गया, और ये 3 अंदर रह जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया इसका आंसर? 2 2 जा 4 √3 आ गया, ठीक है। देखिए मैं MCQ नहीं करा रहा, थोड़ा सा मैं अपने तरह से एक्स्ट्रा जो है ना मुझे जो लगता है थोड़ा बहुत बताना चाहिए बच्चों को, वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका आ गया, y का स्क्वायर इक्वल टू 625, तो आप क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना इधर जाके रूट बन जाएगा। उसके बाद अब आपको इसको क्या करना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 2 10, 5 25, 5 2 10, 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो दो में से एक बाहर निकलेगा, दो में से एक बाहर निकलेगा। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 आ जाएगा। और वैसे आपको पता भी होना चाहिए कि 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो 625 का रूट क्या होगा? 25 होगा, ठीक है। अब आप आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये वाला देखिए। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? देखिए ए है ना, ए का ए लिखा, ये जो आपको √3 दिखाई दे रहा है ना ये वाला, इसको ए लिख दिया। √3 वाला 3 है, इसको यहीं पे लिख दिया। और ये जो रूट लगा होता है ना, ये जो रूट लगा होता है इसका मतलब 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2। तो मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा। और ऊपर क्या लगा हुआ है? 2/3, तो मल्टीप्लाई में 2/3 आ जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ए बराबर ऊपर 1, तो ए आ गया आंसर। समझ में आई? एक बार दोबारा समझा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। देखिए ए के ऊपर 3 दे रखा था, उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, और लिखा हुआ 2/3। तो आप ए के ऊपर 3 लिखा, आपने सेम लिख दिया। ये जो रूट होता है ना, ये वाला रूट, इसका मतलब होता है 1/2। और ये 2/3 का मल्टीप्लाई में 2/3 लिख देंगे, पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। अब देखो ये इससे कट गया ऊपर नीचे, ये इससे कट गया, तो A1 आ गया ना, तो आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 की पावर x - 3। देखो ये मत सोचना कि
जो मैं करवा रहा हूँ केवल वही आएगा, मेरे पर आप डिपेंड मत रहना, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखना। मैं थोड़ा बहुत एक गाइडेंस के तौर पे जहाँ मुझे लग रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब आपका ये क्वेश्चन है, इस पर एक्स निकालने के लिए बोला है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में ना अगर ये 5 और 3 लिखा है तो इसे भी 5 और 3 में हमें बदलना पड़ेगा। और 225 को अगर हम 5 और 3 में बदलना चाहते हैं तो हमें इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो 5 से कर लो पहले, 5 और 20, 5 और 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो देखो 2 5 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, आप मैं हटा दिया। तो 5 के ऊपर x माइनस 3 है ना, और 3 के ऊपर 2x माइनस का 8 है। तो यहाँ पर 5 के ऊपर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। और 3 के ऊपर कितना आएगा, 2। क्यों, क्योंकि 5 भी 2 बार था और 3 भी 2 बार था। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपेयरिंग कर देंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो ये जो बेस है ना ये गायब हो जाएगा, ये बेस गायब हो गया। तो क्या बचा हमारा, क्या बचा, 2 बचा और ये बचा, तो ये इसके बराबर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे 2x माइनस 8 बराबर लिख देंगे 2 के। आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये गायब हो गया ना, तो x माइनस 3 बराबर कितने, 2 के। तो x माइनस 3 बराबर 2 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 3, x इक्वल टू 5 आ गया। और दूसरा क्या था, 2x माइनस का 8 इक्वल टू में कितना था, आपका 2 था। तो प्लस का 8 माइनस का 8 प्लस का हो गया, तो यहाँ 10 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई वाला जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। नीचे का जो बेस है ना वो हम गायब कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों में आंसर सेम है ना, आप एक से निकालेंगे और पता आराम से लगा लेंगे, ठीक है। चलो अब मैं ना कुछ और चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका जो नाम होता है वो होता है एक्स एक्सिस, इसका जो नाम होता है वो होता है वाई एक्सिस, ठीक है। जहाँ दोनों काटते हैं ना इस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिजिन। और ये कितने क्वाड्रेंट होते हैं टोटल, 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना देखो ये x है, ये x है, ये y है। तो पहले हमेशा x लिखा जाता है, बाद में y होता है, मैं आगे बताता हूँ। इस तरीके से ना पहले x होता है फिर y होता है। और यहाँ पर दोनों प्लस के होंगे तो प्लस प्लस आ गया। और इस वाले खाने में ना माइनस और प्लस आता है, इस वाले में माइनस माइनस आता है, और इस वाले में जो है ना प्लस और माइनस आता है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो ये लिख दिया माइनस का 3 और 2, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो बताइए किस में है। पहले वाला x होता है, बाद वाला y होता है। तो माइनस प्लस किस में दे रखे हैं, सेकंड में, तो सेकंड में होगा ये, ठीक है। अब मुझे बताइए माइनस का 3 है, माइनस का 4 है, किस में होगा, थर्ड में होगा। अगर 0 4 लिखा आ गया तो इसका ये किस में होगा, देखिए अगर दोनों में से किसी एक में 0 लिखा आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है जिसकी वैल्यू दे रखी है वो उसका एक्सिस होगा। अगर y की वैल्यू दे रखी है तो इसे हम बोलेंगे y एक्सिस। अगर 4,0 दे रखा है, ठीक है, 4,0 दे रखा है, तो हम इसको बोलेंगे x एक्सिस। सुन रहे हैं मेरी बात। और अगर मान लो 0, माइनस का 3 है तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे y की वैल्यू, तो y एक्सिस बोल देंगे आप। इसके आगे नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों, NEGATIVE, ठीक है। नेगेटिव इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का 3 लिखा है,
तो आपको नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस बोलना पड़ेगा। समझ में आ गई? ऐसे ही अगर माइनस का 4 0 आ गया तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर आपसे 0 0 बोलेगा तो इसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन। 0 0 को ओरिजिन कहा जाता है। ठीक है। और आगे देखो, अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, ये तो मैं थोड़ा सा बेस बता दिया। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि आप ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ है, ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ 3 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप देखिए ओरिजिन का है आपका जो ओरिजिन है वो है ये वाला। ओरिजिन से लेफ़्ट बोला है तो याद रखना ये राइट होता है, ये लेफ़्ट होता है, ये ऊपर वाला एबव होता है, नीचे वाला बिलो होता है, BLOW। तो अगर उसने बोला ओरिजिन से लेफ़्ट में तो 1 2 3 ये वाली वैल्यू होगी, ये माइनस का 3 होता है तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 3 0। ठीक है। अगर वो बोलेगा ओरिजिन से राइट में 2 तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसको अगर इस पॉइंट की वैल्यू बोल रहा है, अगर वो इस पॉइंट की वैल्यू बोल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू बोल रहा है तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? 0,2। ठीक है, 0,2। अब एक बात और सुनो, वो ऐसे भी बोल सकता है कि एक पर्सन है, पहले वो ओरिजिन से राइट की तरफ गया, 4 कदम गया राइट की तरफ। कितने कदम? 1 2 3 4। फिर उसके बाद वो कहाँ गया? राइट में गया। उसके बाद वो लेफ़्ट में मुड़ गया 4 कदम। तो लेफ़्ट में मुड़ेगा तो अभी उसका मुँह इधर है तो बाद में इधर हो जाएगा ना लेफ़्ट में। अगर आप इधर की तरफ मुँह करके जा रहे हो बच्चों तो आपको लेफ़्ट बोला जाए तो इधर ही तो मुड़ोगे, तो 4 कदम जाओगे, 1 2 3 4। तो आप कहाँ पहुँच गए? इस पॉइंट पे। बोलेगा इस पॉइंट की वैल्यू बताइए। तो इस पॉइंट पे एक्स कितना कदम चले थे? 1 2 3 4। और वाई कितना कदम चले थे? 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखो, अगर आपसे पूछ ले कि इस पॉइंट पर भुज कितना है, सॉरी इंग्लिश में एब्सिसा कितना है? ABSCISSA। ठीक है, स्पेस दोबारा लिख देता हूँ, ABSCISSA। ठीक है, एब्सिसा। तो आपसे बोल रहा है कि इस पॉइंट पर एब्सिसा कितना है? सॉरी, तो एब्सिसा आपसे पूछ रहा है ना इस पॉइंट पे, तो एब्सिसा एक्स को बोलते हैं। और जिस लाइन पर वैल्यू दी होती है ना उसकी तो वैल्यू होती है, दूसरे वाले की 0 होती है, क्योंकि ये वाई है ना, और वाई पर पॉइंट दे रखा है तो एक्स 0 होगा। और अगर एक्स पर पॉइंट दे रखा होता है तो वाई 0 होता है। जब लाइन पर पॉइंट पड़ता है ना बच्चों, तो जिस लाइन पर पॉइंट पड़ा उसकी तो वैल्यू होगी, बाकी दूसरे वाले की वैल्यू 0 होगी। बहुत आसान है। अगर आपसे मैं पूछूँ ये कितना है, अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स का 3 वाई का 0। अगर ये होता, अगर मैं आपसे ये वाला बोलता तो आप क्या बोलते? 0,2। अगर मैं आपसे ये वाला बोलता तो आप कितना बोलते? अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो आप बोलते 0,-3। क्योंकि जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते हैं, पहले वाले को x, दूसरे वाले को y, और दोनों को एक साथ अगर लिखते हैं तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और आपको पता होना चाहिए x को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ हर चैप्टर के बारे में। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर k लिखा है, और यहाँ पे x माइनस का y इक्वल टू 5 लिखा है, और क्वेश्चन में बोला है k निकालिए। तो ये इसने बोला होगा कि ये पॉइंट इसमें लाई करता है। तो आपको बस ये पता करना है, क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, इस x पहले वाले को x बोलते हैं ना, है ना, पहले वाले को x बोलते हैं, तो इस x की जगह हमने 3 लिख दिया, और y की जगह हमने क्या लिख दिया? k लिख दिया। ठीक है, तो 3 इधर आ गया, ये जो 5 है इधर जाके माइनस का हो गया, और k इधर जाके प्लस का हो गया। तो 3 में से 5 के कितने बचे? माइनस के 2 बचे। ठीक है, इस तरीके से आ सकता है कोई क्वेश्चन, आप कोई वैल्यू देगा, इसमें पुट करके आपको k निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है 3x 5y इक्वल टू में k, और यहाँ लिख देगा 2,3।
तो आपको पहले वाला क्या लिखा है, पहले वाला 2 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। बाद वाला क्या है, देखो पहले वाले को x, बाद वाले को y बोलते हैं, ये मत भूलिएगा आप, ठीक है। तो हमने 3 लिख दिया। तो 3 2 6, 5 3 15, तो आपको कितना आंसर आ गया, 15 और 6 कितना, तो 21। क्लियर हो गया। अब एक और देखो, y माइनस 3x इजिकल टू k लिखा आ गया, और यहाँ पे लिख दिया आपको 2,3। तो आप देखिए y की जगह क्या लिखेंगे आप, y की जगह डियर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 3, क्योंकि ये 3 दे रखा है। अगर ये पहले भी लिख देगा तो हमें y लेना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो पहले वाला जो होता है वो x होता है, बाद वाला जो होता है वो y होता है। तो y की जगह 3 लिख दिया, 3x की जगह 2 लिख दिया, 3 2 6 हो गया, और 6 में से 3 गए, कितने बच्चे, माइनस का 3 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, 6 में 3 के माइनस की रकम बढ़ी है ना, ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाओ, थोड़ा सा हम कर लेते हैं 6 चैप्टर। देखिए 6 चैप्टर में आपको पहले तो पता होना चाहिए ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेगा तो जैसे यहाँ दे देगा एंगल ए की वैल्यू आपका 3x है, बी की वैल्यू आपकी 2x है, ठीक है, और सी की वैल्यू आपकी 5x है। ठीक है, तो आपसे बोलेगा x की वैल्यू निकालिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इन एंगल के टोटल कितना होता है, इन एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो आप उसी को फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों का टोटल कितना होगा, बोलिए 180 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एंगल दे रखा है, क्योंकि जब बच्चे एंगल वाला क्वेश्चन देखते हैं ना तो ट्रायंगल वाला देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 2 5 5 10 हो गए, 10x आ गए, और ये 10x किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के टोटल 180 होता है ना, तो 10x इजिकल टू में 180 लिख देंगे, और x इजिकल टू कितना गया, 180 बटे में 10 कट गया, 18 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देखो 12th का, अगर इसने बोला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल की जो रेशियो है साइड की रेशियो ये दे रखे आपको 2:3:5। तो अब आप क्या करोगे, जब रेशियो दे रखा है इसको अलग करने के लिए आप x मानोगे। अब बताओ इक्वल में क्या लिखोगे, 180 लिखोगे, ये साइड की रेशियो है ना, तो आपको इस क्वेश्चन में पैरीमीटर दिया होगा, क्या दिया होगा, पैरीमीटर। पैरीमीटर मान लो आपको दिया हुआ है 100, तो आप 100 लिखेंगे, पैरामीटर दिया 200 तो 200 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, तो कितने का 5 10, तो 10x इजिकल टू में 100 आ गया, x इजिकल टू 100 बटे में 10, तो x कितना आ गया, 0 करके 10 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद आपको a निकालना होगा, b निकालना होगा, c निकालना होगा, फिर उसके बाद s निकालना होगा, फिर एरिया निकालना होगा। और ये मैंने अच्छे से समझा रखा है, असेसमेंट आया था ना, उसको अच्छे से क्लियर करा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, सारी वीडियोस देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो, 6 चैप्टर वापस आ जाओ। जब 2 लाइन पैरेलल होती है, कोई लाइन काट के जा रही होती है, तो ये एंगल के ऊपर ये वाला एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आता है, करस्पॉन्डिंग एंगल आता है आपका। ठीक है, पता ना आपको, अगर ये 100 का है तो ये भी कितने का होगा, 100 का होगा। अगर 2 लाइन काट रही हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये 30 डिग्री लिखा है और ये 3x + 40 लिखा है, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको भी बताया ना कि ये जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर होता है, तो 3x + 40 इक्वल टू में आप 30 को कर दोगे। हालांकि माइनस में आता नहीं, लेकिन मैंने अपने आप से क्वेश्चन बनाया ना, तो
इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस का 40 जाके माइनस का हो गया, तो 3x इक्वल टू 40 में 10 के माइनस के 10, 40 में 30 के माइनस के 10, तो x कितना आ गया, माइनस के 10 अपन में 3 आ गया। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला उसके हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो MCQ तो आपके होंगे ही, ठीक है। अब ये लाइन डाली तो इसका और इसका टोटल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट पता नहीं, इसका टोटल 90 होता है, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अगर आपसे पूछूंगा 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो आप 90 में से घटा देंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका टोटल 90 होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 90 में से 35 चले गए, आप बता देंगे 55, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 100 का सप्लीमेंट्री क्या है, क्या सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई। सप्लीमेंट्री में 180 में से घटाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में 90 में से घटाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सुन रहे मेरी बात। चलो अब आगे देखो, अब आ जाइए 14 चैप्टर पे थोड़ा सा। तो 0 से 40 आपको दे रखा है, 40 से आपको 80 दे रखा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो आप लोअर लिमिट क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे 0 है, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इसी वाले में अपर लिमिट क्या है, तो अपर लिमिट कितना बताएंगे आप, ये पूरा लिखा नहीं गया लेकिन बोल रहा हूँ 40, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, छोटे वाले को लोअर लिमिट, बड़े वाले को अपर लिमिट, छोटे वाले को लोअर लिमिट, बड़े वाले को अपर लिमिट कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये 40 से 80 लिखा है, लोअर लिमिट क्या है 40, अपर लिमिट क्या है 80। अगर आपसे कोई पूछ ले क्लास मार्क निकालिए, तो आप क्लास मार्क निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके आधा कर देंगे। दोनों को ऐड करके आधा करने को क्लास मार्क कहते हैं। तो 80 और 40, 120 का आधा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। अब आपको मान लो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या लिखा है 30, या लिखा है 50, या लिखा है 70। उसने बोले ये क्लास मार्क है। देखो क्लास मार्क मैंने भी आपको बता दिया, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। अब आपको क्लास मार्क दे दिए, ठीक है। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपको दे दिए, आपसे बोल रहे हैं क्लास इंटरवल निकालिए, निकाल लोगे इसका क्लास इंटरवल। आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20, ठीक है। तो 20 का आधा कर दो, कितना हो गया 10। इसमें 10 घटा दो और 10 इसमें जोड़ दो, इसमें 10 घटा दो 10 जोड़ दो, 10 घटा दो 10 जोड़ दो। जब आप 30 में से 10 घटाओगे तो 20 और जोड़ोगे तो 40, ऐसे 50 में 10 घटाओगे 40, 60, 60, 80, इस तरीके से देखो क्लास इंटरवल आ गया। आपको दोनों में बदलना आना चाहिए। अगर आपको वापस में क्लास मार्क में लाना होगा ना इसको, तो आप दोनों को जोड़ के आधा नहीं करेंगे, दोनों जोड़ के आधा नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखो, ये स्वतंत्र होता है, ये बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम में क्या होता है, सब जॉइंट होते हैं, और इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें क्लास इंटरवल चाहिए होता है, ठीक है। और जो ये क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। पॉलीगन के लिए मिड वैल्यू चाहिए होती है, ना मिड वैल्यू। और अब एक बात सुनो, डाटा क्या होता है, जो डाटा है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है, अनऑर्गेनाइज्ड
ठीक है, अनऑर्गेनाइज फॉर्म होती है एक तरह से, क्योंकि वो ऊपर नीचे कैसे मर्जी हो सकता है। अब जो हम डाटा को जो कलेक्ट करते हैं उसके दो सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरे होते सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा वो होता है जो हम खुद कलेक्ट करता है, जो रिसर्चर होता है ना वो खुद कलेक्ट करता है। सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है ना उसको हम कलेक्ट करते हैं, वो सेकेंडरी होता है। ठीक है, जैसे आप एक क्लास के अंदर बच्चों से शूज़ नंबर पूछ रहे हैं, उनकी एज पूछ रहे हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं या उन बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके घर में कितने कितने मेंबर है, ये प्राइमरी कहलाएंगे। सेकेंडरी का मतलब होता है कि ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा। ठीक है, जैसे आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या हर स्कूल के अंदर जाकर आप पता लगा रहे हैं कितने पेड़ हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपने जानकारी ली, तो ये क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से पता होना चाहिए प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं 7 चैप्टर के बारे में। देखिए 7 चैप्टर में आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है ना। तो कॉन्ग्रुएंट कहते किसे हैं, जिसमें सेम शेप होती है और सेम ही साइज होता है। ठीक है, सेम शेप होती है, सेम साइज होता है, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब कब कब कॉन्ग्रुएंट होगा, जब एस 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 हो जाए, जब एस ए एस हो जाए, जब ए एस ए हो जाए, जब आर एच एस हो जाए, जब ए एस हो जाए, तो ये तब कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कब कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, जब ए आ जाए। ठीक है, जब एस एस ए हो जाए या ए एस एस हो जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ठीक है, इस तरीके के आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन चैप्टर 12 का ले लेते हैं। अगर उसने बोला है कि इक्वल ट्रायंगल है और उसकी साइड जो है वो √3 आपको दे रखी है, तो उसका एरिया कितना होगा। देखिए जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड की पावर 2, ये होता है ना। तो बस इसमें पुट कर दो, √3/4 साइड कितनी दे रखी है, √3, तो 2 बार लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं 2 बार, क्योंकि 2 पावर लिखी हुई है। तो √3 और √3 एक 3 बन गया, और नीचे क्या है 4, तो आंसर कितना आ गया इसका, आंसर इसका आ गया, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 3√3/4। ठीक है, एक बार दोबारा करा लेता हूँ। जैसे आपको ये √3 दे रखा था, तो आपको एरिया निकालना था, तो फॉर्मूला होता है √3/4 साइड की पावर 2। तो √3 लिखा, ए कितना, साइड कितने, √3, तो √3 एक 3 बन गया, और √3 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो बाकी आप बुक की एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स को देख लेना, है तो बहुत कुछ। ठीक है, बाकी जितना हो पाया थोड़ा बहुत मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सबको ऑल द बेस्ट, आप अपना पेपर बहुत अच्छा कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस पेपर। ठीक है, टेक केयर सेल्फ,